अच्छा क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें कुछ रैंडम प्रोसेसेस से रिलेटेड हम एग्जांपल्स कुछ सॉल्व करेंगे। कुछ एक दो टॉपिक्स हैं न्यू, वो देखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको कुछ सॉल्व क्वेश्चंस दूंगा, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस। और अभी इस तरह से है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी की आज आपका एक क्विज भी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप अनाउंसमेंट्स में जाएं, स्लेट पे जाके, तो आपको यहाँ पे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सजेशंस कुछ नज़र आएंगे। ये हम लास्ट लेक्चर में भी मज़ीद इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अभी मैंने इसमें सिलेबस और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके नाम दे दिए हैं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे जाके देख सकते हैं अनाउंसमेंट्स में जाके कि क्या सजेशंस हैं जो मैंने लिखी हैं। और रिगार्डिंग योर टुडेज लेक्चर, जो कि हम रैंडम प्रोसेसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, रैंडम प्रोसेस में जो आपके टॉपिक्स हैं, ये आपका चैप्टर 6 है। और चैप्टर आगे जाके आपका एक चैप्टर आएगा, चैप्टर 7। ये रैंडम प्रोसेसेस है। और नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो स्पेक्ट्रल डेंसिटी से रिलेटेड है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, जो अभी आज के लेक्चर में हम देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है वो रैंडम प्रोसेस के बारे में बात की थी कि बेसिकली रैंडम प्रोसेस होता क्या है कि आप अपने सैंपल पॉइंट्स जो है उन्हें आप मैप कर देते हैं जिन भी फंक्शंस के साथ। पहले जो आप रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ आप मैप करते थे अपने सैंपल पॉइंट्स को। तो आप कहते थे कि ये रैंडम वेरिएबल्स हैं। नॉर्मली वो वैल्यूज आपके पास रैंडम वेरिएबल की एक्स एक्सिस पे कुछ रेंज होती थी। रैंडम प्रोसेसेस में बेसिकली, रैंडम प्रोसेस में या स्टोकेस्टिक प्रोसेस में बेसिकली आप क्या करते हैं, जो सैंपल पॉइंट्स हैं उन्हें आप जो मैप करवा रहे हैं, उन्हें आप मैप करवा रहे हैं फंक्शंस के साथ, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास ब्रैकेट में टाइम आ जाए या फ्रिक्वेंसी आ जाए या कोई भी एलिमेंट आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो भी एक्स वाई जी जो भी यहाँ पे आपने डिफाइन किए हुए हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं उस टी के ऊपर या वाई के ऊपर, या जो भी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। अभी हम यहाँ पे जो देख रहे हैं रैंडम प्रोसेसेस, यहाँ पे आपको टी नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि ये टाइम के क्रॉस आपको फंक्शंस डिफरेंट नजर आ रहे हैं। हमने कुछ डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो है रैंडम प्रोसेसेस के बारे में देखा था, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट की बात की थी। और इसके अलावा हमने स्टेशनरी प्रोसेसेस जो है इसकी बात की थी। और 6.5 टॉपिक के अंदर जाके कुछ सब टॉपिक्स थे जिनकी हमने एग्जांपल्स देखी थी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमने देखी थी, एक तो फर्स्ट ऑर्डर स्टेशनरी प्रोसेस, सेकंड ऑर्डर स्टेशनरी प्रोसेस, ये कुछ एग्जांपल्स थी जो देखी थी। मीन वैल्यू के लिए आपके पास ये एक फार्मूला था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था।
और इसके अलावा आपको ये बताया था कि आपने बेसिकली आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है वहाँ पे ये पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि फर्स्ट ऑर्डर स्टेशनरी प्रोसेस है या नहीं है, तो कुछ कंडीशंस हैं जो आप फुलफिल करते हैं, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन के बारे में बात की थी। ऑटो कोरिलेशन में हमने ये बताया था कि जो बेसिकली आप एक ही फंक्शन होता है उसको आप कोरिलेट कर रहे हैं उसी फंक्शन के डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है जो आपको डिफाइन किया गया एक्स ऑफ टी पे, ठीक है। अब उसी को आप रिलेट कर रहे हैं कि जब ये फंक्शन t-1 पे जाएगा या t+1 पे जाएगा तो तब ये फंक्शन जो है वो इसका बिहेवियर मतलब ग्राफ का क्या होगा, ये तेजी से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या मतलब इसके साथ क्या हुआ है सिग्नल के साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो वहां पे आप फंक्शन को उसी के साथ ऑटो को रिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के ऊपर आप उसको कोरिलेट कर रहे होते हैं। वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेसेस के बारे में बात हुई थी और आपको ये बताया गया था कि इसकी ये लास्ट में ये एग्जांपल की थी। तो इसमें आपको ये बताया गया था वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेसेस में कि अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये बताएं कि ये जो आपके पास जो भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रैंडम प्रोसेस दिया हुआ है जो आपके पास, और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताएं कि ये आपके पास वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस है या नहीं है। तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि आपने दो कंडीशंस जो हैं वो आपने देखना है फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आप मीन फाइंड आउट करेंगे इस पूरे प्रोसेस का। अगर तो मीन आपके पास कांस्टेंट है तो आप कहेंगे कि ठीक है जी मेरी पहले वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है। फिर आप सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। सेकंड कंडीशन में आपके पास ये है कि आप इसका ऑटो कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन का ये फार्मूला है। तो अगर आप उसको फाइंड आउट करेंगे और ये दोनों कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल होंगी तो आप कहेंगे कि ये आपके पास जो प्रोसेस है ये आपके पास जो है वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस है। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम किया था। और सेकंड वाली कंडीशन में ये है कि आपके आंसर में टॉ आना चाहिए। टॉ का मतलब जो है वो बेसिकली ये है कि t-1 - t2, ठीक है। अगर t1 - t2 की फॉर्म में नहीं गिवन आपके पास तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस कंडीशन को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, एक्स ऑफ टी लिखेंगे, ये पूरा एक्स ऑफ टी लिखा, उसके बाद एक्स ऑफ टी के अंदर प्लस टॉ करके लिखेंगे और उसको आप सिंपल मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आपके पास जो आंसर आ रहा है उसमें टॉ वाला एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उसमें टॉ वाला एलिमेंट आ रहा है तो ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, जैसा कि यहाँ पे किया गया कि जब इसको सॉल्व किया गया तो आखिर में देखें टॉ वाला एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो आपने कहा पहले वाली कंडीशन तो आपकी जो थी वो वैसे फुलफिल हो रही थी कि मीन आपका 0 आ रहा था जो कि कांस्टेंट था, और सेकंड वाली कंडीशन में क्योंकि टॉ आ रहा है तो आपने कहा दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही है। तो वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस को आप इस तरह से चेक करते हैं। अब आपके पास जो है ऑटो कोरिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख लेते हैं और इसके बाद हम इसी लेक्चर में आगे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की तरफ चले जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में से एक मस्ट क्वेश्चन आता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो आएगा अलर्ट से। अगर 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 आपके एग्जाम में 40 नंबर का तो 10 नंबर का, तकरीबन 15 नंबर का आप ये समझ लें कि आपका जो एग्जाम है वो रैंडम प्रोसेसेस में से होगा जिसमें ऑटो कोरिलेशन या वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेसेस या आपके पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इनको मिला के बनाया जाएगा। पीछे आपका फिर अगर 40 नंबर में से 25 नंबर बचेंगे जिसमें बाकी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तकरीबन 15 मार्क्स आउट ऑफ योर 40 मार्क्स जो है वो आपके रैंडम प्रोसेसेस से रिलेटेड है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो है वो आपने जो है ये गलती की थी कि आप सिर्फ एक लास्ट टॉपिक्स देखते रहे और पीछे वाले आपने टॉपिक्स नहीं देखे और फिर आप ये कह रहे थे कि सर वो हमारा तो मतलब ध्यान ये था कि हम पीछे वाले टॉपिक्स प्रिपेयर करते रहे।
इसलिए मैं भी आपको साथ साथ वेटेजेस बताता जा रहा हूँ कि ये जो आपका ये जो टॉपिक है चैप्टर 6 और 7 रैंडम प्रोसेस आपकी एंड आवाज भी हट स्पेक्ट्रल रही डेंसिटी। है जी सर, आपकी पहले आवाज दरम्यान में हट रही है, बात थोड़ी थोड़ी देर बाद। बाकी जगह पे भी प्रॉब्लम आ रही है। सुनान आपकी तरफ आवाज ठीक आ रही है? नहीं सर, ठीक आ रही है। इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरे एंड पे भी थोड़ा कोई ऐसा थोड़ा हो जाता मैसेज है नहीं कभी, है। लेकिन ठीक है। मेरे एंड पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप दोबारा से जाके जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें जाके सुन सकते हैं। अगर कहीं पे आवाज की प्रॉब्लम होगी मेरे एंड पे तो मैं उसे रिपीट कर दूंगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर वीक सिग्नल्स होते हैं यहाँ पे मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके एंड पे प्रॉब्लम हो सकती है रिसीविंग एंड पे। तो अच्छा, ओके खैर, सर। मैं आपको ये बता रहा था कि अब ये 15 मार्क्स हैं आपके चैप्टर, ये जो रैंडम प्रोसेसेस हैं, ये जो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं अभी। और आज हम करेंगे कुछ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी उसके, और कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, जो लास्ट कुछ इयर्स में कुछ एग्जाम्स वगैरह थे उनमें से कुछ सॉल्व क्वेश्चंस जो है वो मैंने सेपरेट किए हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है ताकि आप जो है वो ध्यान से इसके प्रिपरेशन करें। तो जो बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मैंने वैसे ही आपको लिख के बता दिए हैं, और ये भी कुछ टॉपिक्स हैं। बाकी हम लास्ट लेक्चर में भी इस पर डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट है। खैर, लेक्चर पे वापस आते हैं कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है ना, उसकी वाइड्स एंड स्टेशनरी प्रोसेसेस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मतलब ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा, वो सॉल्व क्वेश्चंस ही हैं इसी बुक के आखिर में, जो आपने मुझे मतलब जमा करवानी होगी। लास्ट आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, तो सॉल्व क्वेश्चंस ही हैं, तो उसमें हो सकता है ये आपकी प्रॉपर्टीज ये बताऊं। फॉर एग्जांपल, जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या है कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको मिलती है टा इक्वल टू 0 पे। जब टा की वैल्यू 0 होगी तो आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मैक्सिमम होगा। अब नॉर्मली जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है, अगर मैं रियलिस्टिकली बात करूं जहां पे मैंने यूज किया हुआ, तो वहां पे हम मतलब कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन या क्रॉस कोरिलेशन, इनकी वैल्यूज को 0 और 1 के दरमियान जो है मैप करते हैं। 0 और 1 के दरमियान अगर हमने कुछ भी प्रूफ करना है ना कि इसका ऑटो कोरिलेशन ज्यादा है या कम है, या इसका क्रॉस कोरिलेशन ज्यादा है या कम है, या मतलब कुछ भी ऐसी चीज हमने प्रूफ करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम 0 और 1 के दरमियान जो है ना वो वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, और अगर आपकी वैल्यू जो है वो लेट्स से कि आपकी वैल्यू आ रही है 1, तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑटो कोरिलेशन मैक्सिमम है। 0.98 आ रही है, इसका मतलब है ये भी जो है आपके पास अच्छा ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू है। मतलब 1 आपकी जो है ना वो इसकी लिमिट है, आप ये समझ लें 1 मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, जितना आप इसके करीब होते जाएंगे उतना ज्यादा आप मतलब बताते जाएंगे कि आपके पास इसकी वैल्यू ज्यादा है या कम है। जितना 0 के करीब होंगे उतनी वैल्यू कम होगी, जितना 1 के करीब होंगे उतनी वैल्यू ज्यादा होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है ऑटो कोरिलेशन की, वो आपके पास ये है कि ऑटो कोरिलेशन आपके पास एक इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का मतलब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे हैं, आपको आइडिया होगा। आगे कुछ हमारे सिग्नल्स के भी कंसेप्ट आएंगे आज के लेक्चर में। उसमें आपने देखा होगा कि इवन फंक्शन क्या होता है कि जितना लेफ्ट हैंड साइड पे उसमें शिफ्ट आ रहा है उतना ही राइट हैंड साइड पे आ रहा होता है। मतलब इसकी शेप लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या रहती है, सेम रहती है। ये इवन फंक्शन होते हैं आपके पास। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपके पास ये है कि जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, द वैल्यू ऑफ एन ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इन टा इक्वल टू 0 is a mean square value of a process that is the power of the process। यानी कि जब ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में आप टा को 0 पुट कर देते हैं ना, ठीक है, ऑटो कोरिलेशन में जब आप टा को 0 पुट करते हैं और उसके बाद जो आप मीन स्क्वेयर्ड वैल्यू जो आप निकालते हैं वो बेसिकली किसी भी सिग्नल की पावर होती है। आपको पता ही है, आपने जब सिग्नल्स का कोर्स पढ़ा तो उसमें स्टार्ट में आपको एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल्स के बारे में बताया गया होगा। तो ये वही बात कर रहा है कि बेसिकली जब आप टा 0 पुट करते हैं ना, तो जो भी आंसर आएगा ना बेसिकली वो आपके पास जो होगा वो
उस रैंडम प्रोसेस की पावर होगी, और पावर का जो है वो यहाँ पे वो रैंडम प्रोसेस की पावर किसके इक्वल होती है, मीन स्क्वेयर्ड वैल्यू ऑफ द प्रोसेस, मीन स्क्वेयर्ड वैल्यू। ठीक है, ये हम आगे जाके पावर के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, वहां पे मजीद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। अच्छा, इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, लाइक वो कहता है अगर आपका प्रोसेस जो है वो पीरियोडिक है तो उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है वो भी पीरियोडिक होगा। ठीक है, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके असाइनमेंट में यूज हो सकती हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। असाइनमेंट पे पहले हम आ जाते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर हम देखें, अच्छा ऑटो कोवेरियंस देख लेते हैं। कोवेरियंस क्या होता है जी, आप में से कोई बंदा बता सकता है? वेरियंस क्या होता है, वेरियंस ये बता दें। सर अंडर रूट जो मीन का ले लेते हैं वो वेरिएंस होता है। नहीं, वो तो देखिए, आप मेरी बात नहीं और समझे। आपने अल्फाज जी में सर। बताना ना कि वेरियंस होता क्या है। वो अंडर रूट वगैरह ये छोड़े आप। जी रफीउल्लाह, आप बता दें। सर कोई चीज मतलब अलग हो या फिर कह लें कि इनकंसिस्टेंट हो जाए, वो कोई भी जो फैक्ट जो है हमारे पास फैक्ट्स हैं। हाँ जी समी, आप बताएं वेरियंस क्या होता है। सर किसी भी दो हमारे पास अगर रैंडम वेरिएबल गिवन हो तो दोनों एक दूसरे से वेरी करें, डिफरेंट हो एक दूसरे से, दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो आपस में। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। लेट्स से मैं वेरिएंस की एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास कोई भी डाटा है, ठीक है, आप ये देखना चाह रहे हैं, लेट्स से कि मेरे पास ना डाटा की मैं इसलिए बात करूँ कि आजकल हर जगह पे डाटा साइंस ही चल रही है, और मतलब आगे जब मैं मशीन लर्निंग भी पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे सारी एग्जांपल्स डाटा से रिलेटेड ही होती हैं। तो डाटा लेट्स से जी आपके पास है, और उसमें आपके पास कोई 30,000 सैंपल्स हैं। ठीक है, 30,000 सैंपल्स, एक ही कॉलम में ना 30,000 सैंपल पड़े हुए हैं। लेट्स से आपने एक्सेल में डाटा को सेव किया और आप ये देखना चाह रहे हैं कि इन सैंपल्स की आपस में वेरिएशंस कितनी है। ठीक है, तो आप वहां पे वेरिएंस ले लेते हैं, इसको आप वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी जुबान में अगर मैं बताऊं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे तो बात हो रही है ऑटो कोवेरियंस की। ठीक है, तो ऑटो कोवेरियंस आपके पास क्या चीज हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है। अच्छा, वेरिएंस की बात हो गई। अच्छा, कोवेरियंस की बात करते हैं। ठीक है, कोवेरियंस का मतलब ये है कि दो रैंडम वेरिएबल्स, को का मतलब क्या होता है कि आप मतलब जैसे कोरिलेशन था कि आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन देख रहे थे। अब आप देख रहे हैं कोवेरियंस कि दो रैंडम वेरिएबल्स के दरमियान वेरिएंस कितनी है। ठीक है, मतलब कितनी चेंजेस हैं दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि कोवेरियंस जो है वो हमें बताता है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे से कितने चेंज हो रहे हैं। ठीक है, वही सेम आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ऑटो कोवेरियंस का। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास सिंपल, आपने यहाँ पे ये देखना है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कोवेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स x1 एंड x2, यानी कि इन दोनों के दरमियान क्या चेंजेस हैं। ठीक है, एक दूसरे में से कितना मतलब करीब है, या एक दूसरे के कितना करीब है, या कितना दूर है इनके प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे कोवेरियंस का फार्मूला अगर आप देखें तो वो आपके पास क्या है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन माइनस मीन ऑफ फर्स्ट रैंडम प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ सेकंड रैंडम प्रोसेस। तो अगर आपसे ऑटो को वेरिएंस किसी भी जगह पे पूछा जाता है कि भाई ऑटो को वेरिएंस मुझे निकाल के दिखाओ, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑटो को रिलेशन निकालना पड़ेगा।
और x1 का मीन निकालना पड़ेगा, x2 का मीन निकालना पड़ेगा। आप ऑटो कोरिलेशन में से जो है वो x1 और x2 के मीन्स का जो प्रोडक्ट है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं क्विकली ना पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पे जाना चाह रहा हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस कोरिलेशन में भी आपके पास यही है कि दो रैंडम वेरिएबल्स हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो दो डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे उनका आपस में क्या रिलेशन है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये तो छोटी छोटी बातें हो गई, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, इससे पहले मैं आपको असाइनमेंट्स जो है वो आपकी, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है, 6.1, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा। 6.2 होगा, सॉल्व क्वेश्चन आएंगे। अब बेसिकली सॉल्व इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब ये अगर आप वैसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसका फायदा कोई नहीं। 6.3 है, 6.4 है, 6.5, 6.5 के बाद है सर वो भी रैंडम प्रोसेस जो चैप्टर 6 है उसका भी कुछ भी अपलोड नहीं हुआ स्लेट पे भी ना ड्राइव पे। सेंट्रल बुक। लिमिटिंग थ्योरम के बाद कुछ भी नहीं सर अपलोड हुआ अभी तक। बेटा बुक में से है ना, इसलिए नहीं अपलोड हुआ। सेकंड बुक का है ना, सारा जो बुक में आप से करना है सर। सेकंड बुक का जी चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जी 6.1 से लेके 6.5 तक, उसके बाद 6.8, सही 6.8 के बाद 6.9, 6.10, बस के सर वो बाद ये, हाइपोथेसिस नहीं करना था। वो आपको असाइनमेंट में दूंगा, इसी में इंक्लूड करूंगा, सर ठीक वो है। चैप्टर नंबर 6 में से है 6.9 10 क्या वो डिफरेंट है। नहीं, वो डिफरेंट है, अभी मैं आपको उसकी असाइनमेंट बताता हूँ, ठीक है। सर, वो सिंपल सा एक टेबल बनाना है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। अच्छा, मैंने कौन कौन से बोले हैं? 6.1 से लेकर 6.5, उसके बाद 6.8 6.9 8 6.9 और 6.10 पे तभी हैं। 6.10, बस, ठीक है, बाकी 6 करने और की जरूरत, 7। बाकी ठीक है जो सर। मैंने नहीं करवाया वो करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसी से ओके रिलेटेड सर। आपकी एग्जांपल्स हैं जो आपने करनी है, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको करवाई है। ठीक हो गया जी, चैप्टर 7 पे आप, चैप्टर 6 में से यही करना जो आपकी असाइनमेंट है। आपकी असाइनमेंट में ये कुछ 6-7 सवाल हैं, और कुछ ये चैप्टर 7 में से कुछ सवाल हैं, और एक आपका हाइपोथेटिकल टेस्टिंग में मैं कुछ वो बताऊंगा, नाम बताऊंगा, उसका एक टेबल बनाना है, और उस टेबल के मुताबिक जो है ना वो मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी पहले चैप्टर 7 पे आते अच्छा सर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल था वो वहां पर हमें मिल नहीं रहा था। हैं। कहाँ पे नहीं मिल रहा था? आपने स्लाइड जो अपलोड की हुई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की उसका टेबल नहीं मिल रहा था। वो बुक में मिल जाएगा हमें कहीं पे? उसका टेबल आपको नहीं मिला? मैंने तो अपलोड किया हुआ था मेरे नहीं ख्याल से। वहां पे मिला नहीं। और सर एक क्वेश्चन भी था वो आपको मेल किया था तो वो रिप्लाई आपका आया नहीं था अभी तक वैसे। उसमें रिप्लाई मैंने कर दिया था, अच्छा आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। उसमें आपने क्या कहा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1, ठीक है। जी तो आपने वो फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1 आपका किसके इक्वल होगी? 1 माइनस वहां पे सर वो प्रोबेबिलिटी। वैल्यू गिवन नहीं थी। एक तो वो ग्रेटर देन था 1 और वहां पर सारी 0 से 1 तक स्मॉलर लिखी हुई थी। मैं आपकी बात नहीं समझा। प्रोबेबिलिटी जो थी वो ग्रेटर देन 1 थी जो फाइंड करनी थी लेकिन जो आपने गिवन दैट में दिया हुआ था वो स्मॉलर देन 1 थी और वो 0 to 1 थी।
देखें मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक मिनट टेबल अच्छा जी यहाँ पे 92 थी स्लाइड। स्लाइड को छोड़ें आप जी आपने सर। सिंपली क्या करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर जी देन 1 निकालनी है ना। स्लाइड में जो भी जी वैल्यू है या जो भी है व्हाटएवर लीव इट, ठीक है। जस्ट कम टू द कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट क्या है तो वहां पे आपने फाइंड क्या करना, ठीक है जी। जी क्योंकि इसके मैंने आपको बताया था कि इसके टेबल्स भी 3-4 किस्म के हैं जब मैंने ये लेक्चर करवाया था, ठीक है। और मैंने आपको ये कहा था जी कि टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन मैं आपको यही टेबल दूंगा जो मैं आपको लेक्चर में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहा था अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको यही टेबल दूंगा ताकि आप लोगों की कुछ कंफ्यूजन ना रहे और सबका आंसर सेम आए, ठीक है जी। इसलिए मुझे अब स्लाइड जी में नहीं पता उसमें कौन सा टेबल यूज हुआ है, आपने सिंपली क्या करना है वहां पे आपको ये कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1 फाइंड आउट करें, ठीक है जी। ये जो टेबल जी है ये आपका है लेस देन के लिए, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है कि ये x है और ये डार्क हुआ है, ये लेस देन वाला सारा इसने ये वैल्यूज दी हुई है, ठीक हो गया जी। इस पॉइंट से नीचे वाली सारी सही। वैल्यूज दी हुई है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है जब भी ग्रेटर वाला आएगा तो हम क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1, ठीक हो गया जी। ग्रेटर देन 1 के लिए निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी जी, उससे छोटी बिल्कुल छोटी सही सारी सर। वैल्यूज निकाल लें और उससे 1 में से माइनस कर दें, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आपने क्या करना था 1 के ऊपर वैल्यू देखनी थी, 1 के ऊपर क्या वैल्यू है 0.8413, ठीक हो गया जी। सही सर। उससे 1 में से माइनस करेंगे जो भी आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है, वो आपका फाइनल आंसर कंसिडर किया जाएगा। तो आपके ठीक हो एग्जाम गया में तो सर अब। ये मैंने वैसे अपलोड किया था, मैं भूल गया हूँ कि मैंने ना ये कहाँ अपलोड किया, मैं दोबारा देख के आपको बता दूंगा या मैं इसको दोबारा अपलोड कर दूंगा। आई एम 100% श्योर आई हैव अपलोडेड दिस टेबल, लेकिन हो सकता है मैंने वो ओके। लिंक पे किया है या मैंने वो स्लेट पे किया है या कहाँ किया, कहीं ना कहीं किया जरूर है क्योंकि मुझे याद है सही मैंने हो गया। किया, ठीक है ना। तो ये है जी सारी सर बहुत सूरत हाल, शुक्रिया। ठीक है। तो आपने आंसर की तरफ ध्यान देना है इस टेबल के मुताबिक। आपको जी एग्जाम हो गया। में भी मैंने यही कहा था कि इसके काफी सारे टेबल्स हैं लेकिन हम सिर्फ ये एक टेबल को फॉलो करेंगे, ठीक हो गया जी। जी सर। जी अच्छा जी, चलो जी वापस आते हैं थैंक यू अब सर। हम अपने पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के ऊपर, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है ना बेसिकली अभी तक हम जो ऑटो कोरिलेशन, कोरिलेशन, क्रॉस कोरिलेशन जो भी ये चीजें पढ़ रहे थे वो सारी की सारी चीजें थी टाइम डोमेन एनालिसिस की। अब आपने जैसे सिग्नल्स एंड सिस्टम में पढ़ा था कि जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं तो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ठीक है। टाइम डोमेन से आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस में बेसिकली होगा क्या कि हमारा तो फोकस रैंडम प्रोसेसेस वाले मतलब जो है ना कंटेंट्स पे ही रहेगा। तो बहुत ज्यादा इसमें कोई आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप मुझे कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म या कॉन्वोल्यूशन या कोई इस तरह की चीजें मुझे फाइंड आउट करके दो। बल्कि होगा ये कि आपके पास जो भी प्रोसेसेस टाइम डोमेन में दिए जाएंगे आप क्या करेंगे उसको टेबल से देख के जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म का या फोरियर सीरीज का जो भी टेबल होता है आप वहां से देख के सिंपली उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में और सिंपल मैनिपुलेशन करके आप उसका आंसर निकाल लेंगे। कोई बहुत ज्यादा ये नहीं होगा कि आपको टेबल के बगैर कोई चीज दे दी जाए और आप वहां पे
सिग्नल्स के कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं या कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन होंगे वो इजीली आप जो है वो टेबल से देख के आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसा कि आपको पता है, आप अभी सिग्नल्स में आपने देखा होगा कि ई की पावर लेट्स से जी -j(a)ओमेगा है, तो आपको पता है अगर आप फोरियर में जाए तो वो क्या होता है 1/a² प्लस ओमेगा² होता है उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब इस किस्म की बेसिक चीजें होंगी जो सिंपल आप टेबल से देख के उनकी फोरियर ट्रांसफॉर्म्स देख लेंगे और वो फोरियर ट्रांसफॉर्म्स जो है वो पुट करके और उसके बाद आप कुछ एनालिसिस करेंगे। पावर स्पेक्ट्रल इंडस्ट्री बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो आपके सिग्नल्स होते हैं बेसिकली ये आपको बताएगी कि हर यूनिट फ्रीक्वेंसी पे आपके सिग्नल में कितनी पावर है। ये आपकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, ठीक है। हर यूनिट फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, हर एक यूनिट फ्रीक्वेंसी का जो हर एक यूनिट है उस पे आपके सिग्नल में कितनी पावर है, इसको आप पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कहते हैं। और बेसिकली ये जो टाइम डोमेन में आप एनालिसिस कर रहे थे उसको जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाते हैं तो आपके पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आती है। अगर मैं 1 मिनट जरा ठहरिएगा, तो इसको आप क्या कहते हैं, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कहते हैं। अगर मैं इसको ज्यादा क्लैरिफाई कर सकूं तो जहां तक मेरा ख्याल है कि फ्रीक्वेंसी ठीक है, तो इसमें भी हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस आपके किस किस्म के होंगे और कैसे पता चलेगा एक प्रोसेस जो है वो उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखनी होंगी। वो प्रॉपर्टीज को देख के हमें पता चलेगा कि इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है नहीं है। अच्छा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपके पास टेबल होगा, आप सिंपली वहां से वैल्यूज देखेंगे। ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का आपके पास फार्मूला है, ठीक है। दिस इज योर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। और अब अगर आप यहाँ पे देखें, जो भी आपके पास यहाँ पे एक्स ऑफ टी था, वो कोई भी आपके पास ये एक प्रोसेस था, लेट्स से एक्स ऑफ टी। अब आप उसको देखें कहाँ पे ले गए हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले गए हैं, ओमेगा में, ठीक है। ओमेगा आपको पता है ये रेडियन पर सेकंड है। तो ये आपके पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का फार्मूला है कि आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि मुझे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड आउट करके दें, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाएंगे, डिवाइडेड बाय टी करके, जो भी टी की लिमिट्स हैं उसे अप्लाई करेंगे तो आपके पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकल आएगी। लेकिन बेसिकली आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे या आप जब एनालिसिस कर रहे होते हैं और आपने ये देखना होता है कि आपके पास ये प्रोसेस जो है इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो आपने बेसिकली वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने देखनी होती हैं, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल ये कुछ एग्जाम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। लेट्स से जी के आपके पास कुछ फंक्शंस दिए जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये आपके पास फंक्शंस जो है ना वो गिवन है। कोई भी वाइट्स एंड स्टेशनरी प्रोसेस है और वाइट्स एंड स्टेशनरी प्रोसेस को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके गए हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाने के बाद आपने जो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके गए हैं आपको वो ये गिवन है। लेट्स से S1 ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा²। ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है। आपसे ये पूछा जाएगा, ये एक वाइट्स एंड स्टेशनरी प्रोसेस था, ठीक है, जिसको मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके गया हूं।
और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन आपके पास गिवन है, ठीक है जी। और आपसे ये पूछा जाएगा कि मुझे ये बताओ कि इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं है, या नहीं करती, ठीक है। यानी कि इसकी ये एक पावर स्पेक्ट्रल रियलिस्टिक सिग्नल है कि नहीं है। जितने भी आपके पास रियलिस्टिक मतलब सिग्नल्स होते हैं जो आप जिनको आप सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली, उनकी स्पेक्ट्रल डेंसिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो आपने बेसिकली जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने फुलफिल करनी है, जिसकी बेस पे हमें पता चलता है कि इसकी स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कौन सा फंक्शन है वो स्पेक्ट्रल डेंसिटीज है या नहीं है, ठीक है। ये एक फंक्शन एक पहला गिवन है। तो इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, यहाँ बुक में भी गिवन है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये बुक में भी गिवन है, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कहता है जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जैसा कि ये 3 प्रॉपर्टीज आपने फुलफिल करनी है। सबसे पहले क्या कि एस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एस ऑफ माइनस ओमेगा। इसका क्या मतलब है, इसको आप कैसे स्टडी कर सकते हैं वर्ड्स की फॉर्म में? जी नबील आप बताएं। नहीं आप बताएं, इसको आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ जी दानिश आप बता दें, इसका क्या मतलब है? सभी आप बताएं। सर हमने इसके एक्स एक्सिस पे इसको इन्वर्ट कर दिया है। वो तो है, इसको वर्ड्स की फॉर्म में आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है? सर मतलब वेव फॉर्म बनी है, उसकी डायरेक्शन उल्टी है, हमने उसको इन्वर्ट कर सादा दिया। जुबान में अगर आप इसको बताना चाहें, सुनान आप बताएं जरा, इसको आप क्या कह सकते हैं सादा जुबान में? हेलो जी सुनान। इसके बारे में सोचें, इसे नोट करें। अभी आपका ये जो लेक्चर है